हेलो स्टूडेंट्स, दिरांग विद्रोह रिफाइंड नोट्स मॉडर्न इंडिया में दिरांग विद्रोह 1893-94 1893-94 में अंग्रेजी सरकार द्वारा इस क्षेत्र में असम के कामरूप और दिरांग क्षेत्रों में एक नई कर व्यवस्था के तहत 50 से 70%, 50 to 70% लगान बढ़ा दिया गया। किसी भी क्षेत्र में इतना ज़्यादा मात्रा में लगान बढ़ा दिया जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि विद्रोह तो होगा ही होगा। उस क्षेत्र में सभी लोगों द्वारा जनसभाएं की गई और कुछ नियम बनाए गए। इन जनसभाओं का नेतृत्व वहाँ के अभिजात वर्गों ने किया। वहाँ के अभिजात वर्गों ने, इसमें यही एक डिफरेंट बात है, थोड़ा अलग है कि इसमें नेतृत्व अभिजात वर्ग कर रहे हैं, वहाँ के स्थानीय बड़े लोग कर रहे हैं इसका नेतृत्व। और इन सब ने मिलकर तय किया कि अब हम लगान नहीं देंगे और यदि कोई इस बात का, कोई भी किसान लगान देने का प्रयास करता है, इस बात का विरोध करता है, तो उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा, उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा, उसका नाई धोबी बंद कर दिया जाएगा। यह आंदोलन इसी स्वरूप में चलते रहता है। कुछ एक जगहों पे लूटपाट भी होता है, कुछ बाज़ारों में लूटपाट कर लिया जाता है, एक दो जगहों पे पुलिस द्वारा गोलाबारी भी होती है। और जोरहाट सार्वजनिक सभा इस आंदोलन का समर्थन करता है। तो इस तरीके से देखा जाएगा कि जो विद्वान लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, इस तरह की सभाएं हैं, वो भी इस आंदोलन का समर्थन करेंगे और मतलब लगान जो बढ़ा हुआ है उसको घटाने का डिमांड करेंगे। और रास बिहारी बोस, कांग्रेस के नरम दल के नेता, इन्होंने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के समक्ष यह प्रश्न उठाया, इनके डिमांड को उठाया और यह आंदोलन चलते रहेगा। बाद में एक अलग स्वरूप में पुष्पराम कांहर द्वारा यह आंदोलन चलाया जाएगा। मतलब इस आंदोलन का कोई विशेष परिणाम नहीं, बस यह आंदोलन चलते रहेगा। बाद में पुष्पराम कांहर के द्वारा एक अलग स्वरूप में चलेगा। तो जिस तरह से आप नील विद्रोह में देख रहे हैं कि परिणाम बहुत ही इंस्टेंट आया, वैसा पूरे किसान आंदोलन में कहीं वैसा रिजल्ट नहीं आता है। बहुत भव्य वो विद्रोह था, बहुत भव्य उसका परिणाम था, बहुत सशक्त सब कुछ उसमें बातें थी। और एक बात, बड़े स्तर पे जब ये विद्रोह हो रहा था तो इसमें कानूनी प्रक्रिया भी इस विद्रोह के समर्थन में था। कहीं ना कहीं इस विद्रोह को सपोर्ट मिला उस कानूनी प्रक्रिया से जो इस नियम के लिए था, नील विद्रोह के लिए। और 1857 के जस्ट बाद का वो आंदोलन था 1859 to 60। तो अंग्रेज़ वहाँ लिबरल अपने आप को शो कर रहे थे लगातार उस दौर में, इसलिए भी अंग्रेज़ों ने भी उस मामले में बैलेंस अप्रोच बनाया, ज़्यादा नेगेटिव न हुए, इसलिए उसमें कामयाबी मिली थी। बाकी आंदोलन आप देख रहे हैं, दिरांग आंदोलन में देख रहे हैं कि काफ़ी डिफरेंट बात इसमें है कि अभिजात वर्ग समर्थन कर रहे हैं, फिर भी परिणाम कुछ विशेष नहीं। खैर, अब हम लोग आगे 20वीं सदी के किसान आंदोलन का चर्चा करेंगे। अब तक हमने किसान आंदोलनों का 19वीं सदी के संदर्भ में चर्चा किया कि 19वीं सदी में कौन कौन से किसान आंदोलन थे, और आगे इन्हीं में से जो आंदोलन आगे और कंटिन्यू होते रहेंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये दो पार्ट क्यों? 19वीं सदी में सरकमस्टेंसेस अलग अलग थे, अंग्रेज़ों का अपना खुद का जो डेवलपमेंट हो रहा था वो अलग था, 20वीं सदी में उनका खुद का स्वरूप अलग था। तो नेचुरल सी बात है कि उनके ऑपरेट करने के तरीके दोनों जगह अलग अलग होंगे और दोनों जगह फैक्ट्स भी अलग अलग हैं। इधर का 100 साल और उधर का 100 साल, आंदोलनों का स्वरूप इंडिजिनस लोगों का भी अलग तरीके का होगा, अलग सोच से होगा। और सबसे बड़ी बात कि इन सबको मिला करके इन दोनों में खास चेंजेज है। तो कई एक बार आपको एग्जामिनेशन में कंपैरेटिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि दोनों के स्वरूप में क्या अंतर है। दोनों मतलब कि प्रारंभिक दौर में और बाद के दौर में अंग्रेज आए हैं तो कोई 2-4 साल तो रहे नहीं हैं, तो इस हिसाब से दोनों को अलग अलग दृष्टिकोण से देखना है, पढ़ना है। तो अब हम आगे 20वीं सदी के किसान आंदोलन पर चर्चा करेंगे। सारे किसान आंदोलन जो हमने पढ़ा, लगभग सभी का 20वीं सदी में क्या स्वरूप रहा, अब जिनका स्वरूप रहा, जिनका रहा ही नहीं, जो बस 19वीं सदी में होकर रह गए, उनका तो कंटिन्यू होगा नहीं। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।